तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स से। तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच ने फाइनली एक अवार्ड जीत लिया। कोडी रोड्स की स्टोरी तो फिनिश नहीं हुई, लेकिन कोडी रोड्स को एक अवार्ड जरूर से मिल गया। कल मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है अभी करेंटली अपने मैच ऑफ द ईयर 2023 के टूर्नामेंट को रैप अप करने वाली है। फाइनलिस्ट थे दो मैचेस, एक तो ब्रॉक वर्सेस कोडी समर स्लैम एंड एक रोमन वर्सेस कोडी रेसलमेनिया। तो कोडी रोड्स के दोनों हाथ में लड्डू थे। अब ऐसे में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस इस टूर्नामेंट को जीतते हुए दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो कि ये वाला स्क्रीनशॉट 1 घंटे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने कम्युनिटी पोल पोस्ट करी अपने यूट्यूब चैनल पे। आपने अगर वोट नहीं किया तो आप लोग जाके कर सकते हो। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के इस पोल में क्लियरली दिखता है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ये वाला मैच जीत रहा है। इसके पीछे के 2-3 रीजन्स हैं। एक तो यहाँ पे कि रोमन रेंस हैं, दूसरा ये है कि रेसलमेनिया में हुआ था मैच, एंड तीसरा कि ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है। अगर आप किससे पूछोगे कि आपको ब्रॉक वर्सेस कोडी ज़्यादा याद है या फिर रोमन वर्सेस कोडी, तो ऑब्वियसली लोगों को रोमन वर्सेस कोडी ज़्यादा याद होगा, क्योंकि इसमें मेमोरेबल मोमेंट्स ज़्यादा थे एंड काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मैच थे। तो ऐसे में ये वाला मैच डिजर्व भी करता था स्पॉट को। अभी के हिसाब से इस वाले मैच ने जीत लिया डब्ल्यूडब्ल्यू के इस अवार्ड को, यानी मैच ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है हॉल ऑफ फेम 2024 को लेके। हॉल ऑफ फेम 2024 आ चुका है कंप्लीट ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इससे मतलब कुछ ये है ना कि आपको ट्रिपल एच कंप्लीटली हॉल ऑफ फेम को बुक करते हुए दिखेंगे। अब रिपोर्ट क्या कहती है आप लोग देख लो, बहुत ही लंबी रिपोर्ट है, बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे कहते हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में डेव मेल्जर, regarding the Hall of Fame, this year will fall under Levesque for the first time instead of McMahon. It's likely still the same basic rules regarding women, minorities, and characters that the audience would know, and those who make sense politically for a variety of reasons. I think Levesque may be a little more open to certain types, since he was a fan of more than just WWE. But once WWE owned the tape libraries, a lot of that stigma was gone. I was told that, for example, if there is a political reason to put someone in that Nick Khan would want, that would be a factor, but the Hall of Fame is under creative, and that's Levesque's department, and he would be in theory sign off on everyone. तो यहाँ पे जो है बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे दी मेल्टजर ने। मैं इसको शॉर्ट करके समझाता हूँ। ट्रिपल एच के अंदर आ चुका है, ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर आ चुका है हॉल ऑफ फेम, ठीक है। अब देखो, यूजुअली विंस मैकमैन इस चीज़ को बुक करते थे, विंस मैकमैन के कंट्रोल के अंदर ये था, लेकिन अभी आ चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव डिपार्टमेंट के अंदर। एंड क्रिएटिव डिपार्टमेंट के हेड कौन है, तो पॉल लेवेस्के, यानी कि ट्रिपल एच। अब ट्रिपल एच क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखो डब्ल्यूडब्ल्यू का जो रूल वगैरह है ना हॉल ऑफ फेम के इंडक्शन के लिए, वो चेंज तो नहीं होने वाला है, लेकिन ट्रिपल एच से कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट जरूर से कर सकते हैं। बिकॉज ट्रिपल एच सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखते थे, ट्रिपल एच जो है भाई रेसलिंग फैन थे, तो उनके लिए इंडक्ट करने का जो क्राइटेरिया होगा वो काफ़ी अलग होगा। हो सकता है कि ट्रिपल एच कुछ काफ़ी अलग टाइप के रेसलर्स को इंडक्ट करे, जो कि शायद लोगों ने एक्सपेक्ट ना करा हो। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल तो नहीं बता सकता, अगर ट्रिपल एच कुछ ऐसा करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो पॉसिबल इंडक्टिस दिख रहे हैं, एक तो ब्रे वाइट हैं, शायद वही होने चाहिए मेन, जो कि हॉल ऑफ फेम को लीड करें, क्योंकि इसके बाद 2 साल 3 साल बाद कराने का कोई सेंस नहीं बनेगा। यहीं पर करा देना चाहिए ट्रिपल एच को, एंड मुझे लगता है ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर है, तो वो कराएंगे ही कराएंगे। देन पॉल हेमन भी इंडक्ट हो सकते हैं, एंड अभी रिसेंटली कैन समरॉक को एक लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में लिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तो वो भी हो सकते हैं। एंड और भी अदर नेम्स जो कि इस साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो सकते हैं। अभी के हिसाब से ट्रिपल एच अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे बुक हॉल ऑफ फेम के लिए, एंड देन उसके बाद आपको प्रोबेबली कुछ ऐसे नेम्स देखने को मिलेंगे जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट ना करे हो। अब क्या लगता है आपको कौन कौन हो सकता है हॉल ऑफ फेम 2024 के इंडक्शन सेरेमनी में, आप लोग कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है विलियम रीगल को लेकर। तो विलियम रीगल को आप सब जानते ही होंगे, इनके साथ बीच में ना काफ़ी उलट पुलट चीज़ें हो गई थी। ये AEW में चले गए थे, देन फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंड करके डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गए। लेकिन जब ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए थे ना पिछले साल, जब इन्होंने वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन करा था, तो AEW ने इनके ऊपर एक क्लॉज लगा दिया था, जिससे कि वो 1 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पे डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे अपीयर नहीं हो पाते। अब इसमें AEW की कोई भी गलती नहीं है, उनका ये रूल था, तो बिल्कुल सही था। अब विलियम रीगल ने पिछले साल डील साइन करी थी, एंड अभी 1 साल उनका कंप्लीट होने वाला है। मिल्टजर ने कहा है, मिल्टजर ने बताया, विलियम रीगल्स नॉन कम्पीट with regards to TV appearance is nearly up. Regal signed back with WWE nearly a year ago. तो मेल्टजर ने इस चीज़ को कंफर्म करा कि ये जो इनकी डील हुई थी AEW के साथ नॉन कम्पीट वाली, स्पेशली TV अपीयरेंसेस को लेके, वो जो है गाइस अब खत्म होने वाली है इसी दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली। पिछले साल के एंड में इन्होंने रीसाइन करा था WWE के साथ, एंड यही रीज़न था कि ये वॉर गेम्स कहने नहीं आए थे प्रोग्रामिंग पे, WWE प्रोग्रामिंग पे, वरना विलियम रीगल से बेटर इस चीज़ को कोई नहीं कह पाता है। तो विलियम रीगल अब आपको मे बी जनवरी से देखने को मिलेंगे। लोग काफ़ी कुछ जो है स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि जब ये TV पे आ सकते हैं तो इनको किसी फैक्ट
फैक्शन का लीडर बना दो। लीडर इन सेंस ऑफ ये नहीं कि वो कम्पीट वगैरह करेंगे, लीडर यानी कि पॉल हेमन की तरह मास्टरमाइंड ऐसा कुछ बना दो। तो ये जो है लोगों का कहना है। बाकी अभी के हिसाब से अगले महीने से बिल्कुल फ्री है विलियम रीगल, वो WWE के रॉ पे, स्मैकडाउन पे, NXT पे, कहीं पे भी PLE में कहीं पे भी आ जाए तो आ सकते हैं। ये कुछ अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि हीट स्लेटर को लेके। हीट स्लेटर WWE से फायर कर दिए गए थे, रिलीज कर दिए गए थे पैंडेमिक एरा के टाइम 2020 में। उसके बाद से कभी भी WWE में देखने को मिले नहीं, लेकिन अब जो है वो अपना टीज करते हैं WWE कमबैक। स्पेशली रॉयल रंबल आ रहा है तो आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल देखने को मिलेंगी। एंड रॉयल रंबल से रिलेटेड हीट स्लेटर से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप रॉयल रंबल के अंदर आना चाहोगे, तो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है हीट स्लेटर का, या आप लोग देख लो। कहते हैं, इफ आई एवर गॉट द कॉल टू से हे मैन वी वांट टू हिट द 3 MB म्यूजिक एंड हैव यू कम आउट इन द रॉयल रंबल, आई वुड से वेल हेल या लेट्स डू इट। Slater said, those are the moments that live on, those are the moments that you remember, those are the moments that get you excited and fun। तो कहते हैं देखो, अगर मुझे WWE की तरफ से फ़ोन आया ना, एंड अगर वो मुझे कहते हैं कि सुनो सुनो भाई, हम लोग जो है ना 3 MB का म्यूज़िक हिट करना चाहते हैं रंबल में, एंड तुम्हें जो है हम लोग वापस बुलाना चाहते हैं, तो देन मैं आऊँगा। यानी कि 3 MB वाले चीज़ को ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। 3 MB का ये पार्ट थे मैकिंटायर एंड जिंदर महल के साथ, तो कहते हैं कि अगर वो वाली चीज़ करेंगे लोग तो मैं पक्का आना चाहूँगा, क्योंकि लोग जो है ना ऐसे ही मोमेंट्स को याद रखते हैं, यही मोमेंट्स हमेशा के लिए जो है याद करे जाते हैं। तो ऐसे में अगर मुझे ऐसा ऑफर दिया जाता है कि मुझे 3 MB के साथ अलाइन करा जाए या फिर 3 MB के थीम सॉन्ग के साथ बुलाया जाए, तो देन मैं पक्का आना चाहूँगा रॉयल रंबल के अंदर। ये कुछ कहना है हीट स्लेटर का। देखते हैं WWE करती है या फिर नहीं। मुझे लगता है हीट स्लेटर डिजर्व तो करते हैं WWE में आना, लेकिन क्या वो 3 MB के थीम पे होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से अपनी साइड से ओपन है बिल्कुल हीट स्लेटर। अब WWE की साइड देखनी जरूरी है, ट्रिपल एच चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टर बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड हो चुका है। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है ग्यूलिया को लेके। तो ग्यूलिया को लेके अभी से कुछ टाइम पहले बैक टू बैक अपडेट्स आ रही थी कि वो WWE के साथ में भी साइन कर सकती हैं, आ सकती हैं WWE के अंदर। अभी एक न्यू अपडेट है ग्यूलिया को लेके जो कि स्टिल इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करते हुए दिखती है। क्या है मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है द लेटेस्ट ऑन ग्यूलिया सिचुएशन। ओके, AEW हैज़ नेवर मेड अ सीरियस प्ले फॉर हर एंड शी इज हैड नो कन्वर्सेशंस विद देम, इज नॉट कंसिडरिंग AEW, इट्स ईदर शी इज हेडेड टू WWE और स्टेइंग इन जापान। तो मेल्सन ने चीज़ कही है कि AEW के साथ जो है ना उनकी कन्वर्सेशन रिसेंटली में हुई नहीं है, एंड वो AEW को कंसिडर नहीं कर रही, यानी वो AEW में नहीं जाने वाली हैं। या तो वो WWE की तरफ जा चुकी हैं, मन बना लिया उन्होंने, या तो फिर वो जापान जाने वाली हैं, यानी कि NJPW वापस से। तो ये कुछ कहना है मेल्जर का। मुझे नहीं लगता कि वापस वो NJPW जाएंगे, अभी वो फ्री एजेंट है, AEW को कंसिडर कर नहीं रही है, एंड WWE इंटरेस्टेड थी उनमें, एंड इन्होंने टीज भी किया था कि इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह लगा के ये भी चाहती है कि WWE ने साइन करे। तो देन प्रॉब्लम कहाँ है? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में चांसेस बहुत ही अच्छे खासे हैं कि ग्यूलिया WWE के अंदर आने वाली। WWE का एक ही कंपेटिटर है US के अंदर, वो है AEW, एंड उसे ये कंसीडर कर ही नहीं रही है। NJPW छोड़ चुकी हैं, फ्री एजेंट हैं। तो अभी के हिसाब से WWE ही टॉप प्रायोरिटी लग रही है, एंड WWE भी इनको पक्का साइन करना चाहेगी। अभी के हिसाब से गैस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।